5 अगस्त 2020 को सुबह 2:47 बजे वैज्ञानिकों ने पहले ब्लैक होल के निर्माण का जश्न मनाया। कण त्वरक कार्यक्रम में एक भौतिक विज्ञानी ने साक्षात्कार में विवरण गोपनीय बताते हुए कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनकी सहयोगी ने थोड़ा संकेत दिया, हालांकि उनका मानना था कि ऊर्जा वृद्धि का कोई मतलब नहीं था, एक भूगर्भीय डेटा में विस्थापन जिसे कोई समझ नहीं सका। सबको लगा ये गड़बड़ियां हैं, सॉफ्टवेयर की समस्याएं हैं, पर असल में क्या हुआ कोई नहीं समझा। बाद में ब्रह्मांडीय विघटन ने दुनिया में बिजली काट दी। ग्रिड्स इतनी ऊर्जा संभाल नहीं पाए, कहीं जाने की जगह न होने से ऊर्जा फैल गई और पीछे अवशिष्ट विकिरण छोड़ गई जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सका। अगले दिन अफवाहें उड़ी कि यह कुछ बाइबल जैसा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे नहीं माना। एडम नामक व्यक्ति अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाते हुए निकासी की खबर सुनता है और अपनी बेटी केट को खाने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें उसकी दादी के घर तक लंबा सफर तय करना है। एडम की पत्नी एंड्रिया परिवार को जल्दी करती है और वे निकल पड़ते हैं। रास्ते में महिला और बच्चा सो जाते हैं। एडम गाड़ी चला रहा होता है और अचानक सड़क पर कुछ चमकता देखता है। उसी समय रेडियो में गड़बड़ी होती है और फिर अचानक कार का इंजन बंद हो जाता है। एडम को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी केट जागती है और सवाल पूछती है। इंजन फिर शुरू होता है और एडम गाड़ी तेजी से चलाता है। अपनी बेटी को आश्वस्त करता है कि सब ठीक है और वे सुरक्षित हैं। एक पल के लिए उसका ध्यान भटकता है और अगले ही पल उसकी कार पूरी रफ्तार से एक काली वस्तु से टकरा जाती है जो सड़क के बीच में दरवाजे की तरह खड़ी होती है। उसी वक्त 911 कॉल सेंटर में तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि ऑपरेटरों को डरे हुए लोगों से हताश कॉल्स मिलती हैं जिन्होंने काले मोनोलिथिक पोर्टल्स देखे हैं। कई लोग लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट करते हैं और ऑपरेटर स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। फिर भी वे लोगों को शांत रखने की कोशिश करते हैं। एक ऑपरेटर स्टैन अचानक अपनी पर्यवेक्षक केटी के पास जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इन पोर्टल्स के बारे में जानता है। सालों पहले वह ऐसी विसंगतियों की अजीब कॉल्स के प्रति जुनूनी था और उन्हें प्रिंट कर सहेजता था। उसकी पर्यवेक्षक उस पर विश्वास नहीं करती और उसे काम पर लौटने को कहती है। अभी कई लोग मदद चाहते हैं। स्टैन को डेस्क पर लौटना पड़ता है। तभी राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल घोषित होता है। ऑपरेटरों को निर्देश मिलता है कि लोगों को वस्तुओं से दूर रहने की सलाह दें। केटी सभी से कहती हैं कि ज्यादा न सोचें और निर्देशों का पालन करें। एक कर्मचारी अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पाती और जाने की कोशिश करती है, लेकिन केटी उसे रुककर मदद करने को कहती है। अब उनके काम पर कई जिंदगियां निर्भर हैं। वह महिला अपनी डेस्क पर लौटती है और एक डरे हुए शहरवासी का कॉल लेती है जिसने पोर्टल के पास अपनी बेटी खो दी है। विशेषज्ञ की सलाह के बावजूद महिला कहती है कि वह अपनी बच्ची को लेने जाएगी। एक तेज आवाज आती है और उसकी आवाज बंद हो जाती है। अंधेरा छा जाता है। फिर अचानक रोशनी जल उठती है और कॉल सेंटर में एक पोर्टल दिखता है। लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तभी स्टैन कहता है कि ये चाहता है कि वे सब अंदर जाएं। केटी सभी को बाहर निकलने का आदेश देती है। अचानक दरवाजा जाम हो जाता है। पुरुष दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और केटी नेतृत्व से संपर्क करने का प्रयास करती है। डोरी स्टैन की चित्रकारी देखती है जो पोर्टल जैसी दिखती है। सहकर्मी स्टैन से हटने की विनती करते हैं, लेकिन वह उन्हें पुराने अजीब कॉल्स की याद दिलाता है जो रहस्यमय दरवाजों की बात करते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक स्टैन ने बंदूक उठा ली और सहकर्मियों को बंधक बना लिया। उसे लगता है कि वस्तु उससे बात कर रही है और वह चाहता है कि वे सब उसके साथ उसमें से गुजरें। जब वे मना करते हैं, स्टैन एक आदमी को गोली मारता है। देखकर कि स्टैन मजाक नहीं कर रहा, दूसरा आदमी मान जाता है, पोर्टल के पास जाकर गायब हो जाता है। स्टैन बाकी को भी उसका अनुसरण करने का आदेश देता है और डोरी से कहता है कि उसकी बेटी पहले से दूसरी तरफ इंतजार कर रही है। केटी चुपचाप डोरी को कैंची देती है और जब वह मोनोलिथ के पास जाती है तो वह स्टैन को निष्क्रिय करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे सिर्फ घायल करती है और बदले में मारी जाती है। इससे मोनोलिथ नाराज हो जाता है, जो स्टैन को पार करने से मना कर देता है। खुद पोर्टल का अनुभव न कर पाने पर पागल होकर स्टैन स्लैब पर गोली चलाता है, लेकिन रिकोशे उसे तुरंत मार देता है। मॉनिटर्स पर एक संदेश चमकता है कि पुलिस पहले से ही इमारत में है और उन्हें कुछ और मिनटों तक टिके रहना है। हालांकि कांपती केटी पोर्टल के पास जाती है और ऐसा लगता है कि वह भी इसके जादू के प्रभाव में है। जब कॉल सेंटर की टीम कुछ मिनट बाद दरवाजा तोड़ती है तो अंदर कोई नहीं मिलता और पोर्टल गायब हो चुका होता है। इस बीच एडम दुर्घटना के बाद अस्पताल में होश में आता है। उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी होती है और उसे कुछ याद नहीं होता। नर्स लेस्ली बताती है कि उसका परिवार ठीक है और एंड्रिया जल्द आएगी। वह आदमी सड़क के बीच काले पोर्टल को याद करता है और लेस्ली गलती से कह देती है कि वह जीवित रहने के लिए भाग्यशाली है। अब तक वह ऐसा अनुभव झेलने वाला एकमात्र व्यक्ति है जो बचा है। ये बात एडम को परेशान करती है, लेकिन फिर डॉ मार्कनेन आते हैं और सूचित करते हैं कि दुर्घटना से हुए नुकसान के कारण उसकी दाहिनी आंख को सर्जरी से हटाना पड़ेगा। उसी समय एडम को लगता है कुछ गड़बड़ है। वह अपनी पत्नी और बेटी से संपर्क नहीं कर पा रहा। मार्कोनेन उसे दृष्टि बचाने पर बधाई देते हैं और अपनी कृत्रिम आंख दिखाते हैं। बताते हैं कि उन्होंने बीमारी के कारण असली आंख खो दी थी, इसलिए वह एडम के डर को समझते हैं। आखिरकार अगर आप कीमत चुकाने को तैयार हैं तो मस्तिष्क किसी भी चीज से तालमेल बिठा सकता है। कुछ समय बाद मार्कोनेन ऑपरेशन शुरू करते हैं।
लेकिन एडम अचानक विरोध करता है और डॉक्टर जबरदस्ती सर्जरी करता है। कहानी जकार्ता में ऊर्जा वृद्धि के एक दिन पहले की ओर लौटती है। दो बहनें सारा और जिल एक भूमिगत पार्किंग गैरेज में मिलती हैं। जिल सारा को छुट्टी लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा कहती है कि वह छुट्टी नहीं ले सकती। जब जिल मानती है कि वह गर्भवती है तो तनाव बढ़ता है। सारा मौसी नहीं बनना चाहती और बात गर्म बहस में बदल जाती है जब पता चलता है कि जिल ने बच्चा और परिवार खो दिया था। अचानक तेज आवाज गूंजती है और बिजली चली जाती है। वे अंधेरे में डूब जाते हैं। आपातकालीन प्रकाश झिलमिलाता है और बहनें एक पोर्टल की ओर देखती हैं। एक कानफोड़ गूंज जिल को दर्द देती है। सारा अपनी बहन को रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन जिल पहले से ही पोर्टल के प्रभाव में है और उसकी ओर बढ़ रही है। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि वे अकेली नहीं है। कई लोग जैसे ज़ॉम्बी पोर्टल की ओर बढ़ रहे हैं। जिल पोर्टल के पास जाती है और कहती है कि यह उन्हें बुला रहा है और सब वहीं हैं। सारा आगे बढ़ती है और उसकी आंखों के सामने दृश्य चमकते हैं। वह खुद को एक बच्चे को पकड़े देखती है। इस बीच लोग पोर्टल में जाने लगते हैं। एक महिला बच्चे की गाड़ी धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन मोनोलिथ से टकराते ही मर जाती है। फिर भी लोग उसमें चलते रहते हैं। जिल भी इस मौन पुकार के आगे झुकने लगती है। सारा ने जिल को वास्तविकता में लौटाया, लेकिन पोर्टल उन्हें नहीं छोड़ता और उनके पीछे ज़ॉम्बी जैसा आदमी भेजता है। सारा उससे लड़ती है और जिल को कार की ओर खींचती है। वह अपनी बहन को होश में लाने में सफल होती है, लेकिन जिल कहती है कि दरवाजा सारा को चाहता है। सारा जिल से इंतजार करने को कहती है, जबकि वह कार की ओर दौड़ती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है। अचानक एक ज़ॉम्बी लड़की खिड़की पर जोर से थपथपाती है। बिना हिचकिचाए वह शीशा तोड़कर सारा को खींचने की कोशिश करती है। सारा लड़की को खत्म कर अपनी बहन के पास गाड़ी चलाती है। दोनों बहनें कार में बैठकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन जल्दी ही वे और ज़ॉम्बियों से घिर जाती हैं जो उनके चारों ओर घूम रहे हैं। वे सीधे पोर्टल के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि वास्तव में जिल का इरादा था। वे दोनों पोर्टल में खींच लिए जाते हैं और सारा खुद को एक अजीब खाली गैराज में पाती है। वह अपनी बहन को पुकारती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक जिल के सामने आ जाती है, जो किसी अलौकिक शक्ति से प्रभावित लगती है और अपनी बाहों में एक बच्चे को पकड़े हुए है। बिना कोई जवाब दिए जिल बच्चे को सारा को सौंपकर गायब हो जाती है। सारा को वह प्यार देकर जिसकी उसे चाह थी। फिर कहानी क्लिनिक में लौटती है, जहाँ एडम सर्जरी से उबर रहा है। वह लेस्ली को आश्वस्त करता है कि वह ठीक है, हालांकि वह अभी भी एक आंख से अंधा होने की आदत नहीं डाल पाया है। लेस्ली कहती है कि उसकी पत्नी कभी भी आ सकती है। तभी अचानक एडम के दिमाग में एक आवाज गूंजती है, कहती है कि उसे धोखा मिल रहा है। एडम बाथरूम जाता है, पट्टी हटाता है और देखता है कि उसकी आंख पोर्टल जैसी काली हो गई है और ऐसा लगता है कि वह उससे बात कर रही है। वह शैतानी आवाज में जवाब देने लगता है और उसका प्रतिबिंब उसे पत्नी और बेटी के पुनर्मिलन के वादों से परेशान करता है। तभी डॉ मार्कानेन आते हैं और एडम पर हमला करते हैं, जैसे उसकी आंख में शैतानी सत्ता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हों। वह एडम को दवा का इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहे होते हैं जब गोली चलने की आवाज आती है। लेस्ली ने पागल डॉक्टर को मारकर एडम को बचाया है। वह समझाती है कि उसकी परिवार जैसे कि उसका अपना पोर्टल्स के दूसरी तरफ है और वह अकेला है जो कभी वापस आया लेकिन बदल गया। डॉक्टर उसकी आंख को लेना चाहता था। लेस्ली एडम को अस्पताल के अंदर और गहराई में ले जाती है और उसे बताती है कि कुछ लोग मानते हैं कि मोनोलिथ्स बाहरी अंतरिक्ष के हैं, शायद किसी और आयाम से। कुछ लोग मानते हैं कि वे बाइबल से जुड़े हैं। किसी भी स्थिति में वे समझदार हैं और उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। वे एक सैन्य अस्पताल में हैं, जो विशेष सुविधाओं से लैस है, जहां एक पकड़ा गया मोनोलिथ रखा है। उन्होंने उन संस्थाओं से संवाद की कोशिश की, लेकिन हर व्यक्ति कुछ अलग सुनता है। प्राणी ने लेस्ली से कहा कि अगर वह एडम को पोर्टल से ला सके तो उसके परिवार को छोड़ देगा। एडम मान लेता है, सोचते हुए कि उसकी पत्नी और बेटी भी अंदर हैं। लेकिन जैसे ही वह कदम रखता है, कोई अनदेखी शक्ति लेस्ली को मार देती है। एडम खुद को एक घर में पाता है, जहां वह अपनी बेटी को देखता है, जो अब बड़ी हो गई है। वह उससे दूर भागती है और एडम उसका पीछा करता है, केवल अपने प्रतिबिंब से सामना करने के लिए, एक अंधेरे प्राणी द्वारा ग्रस्त। यह उसे प्रस्ताव देता है कि वह अपनी आंखें दे दे ताकि वह उसके माध्यम से दुनिया देख सके। बदले में वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह सकता है। विरोध में एडम अपनी आंखें निकाल देता है, पृथ्वी पर उस इकाई को आने से रोकने के लिए। होश आने पर वह अस्पताल में होता है। उसकी पत्नी और बेटी उसे गले लगाती हैं। लेस्ली कहती है कि वह भाग्यशाली है। डॉ मार्कानेन कहते हैं कि वह जीवित रहेंगे, लेकिन जब उनका परिवार उन्हें गले लगाता है तो एडम अब अंधा है। कहानी फिर वैज्ञानिकों की ओर मुड़ती है, जिन्होंने ब्लैक होल बनाए। जेम्स कहते हैं कि लोग अब भी नहीं जानते कि कौन या क्या पृथ्वी पर आया, और यही सबसे डरावना है। बाद में एक अस्थायी लैब में जेम्स पोर्टल का विश्लेषण कर रहा होता है और अन्ना से बात कर रहा होता है, जो धूप में पोर्टल के सामने खड़ी होती है। अन्ना पोर्टल में कदम रखती है और खुद को जेम्स की लैब के दूसरी तरफ पाती है। प्रयोग के सफल होने पर उत्साहित अन्ना जेम्स से आग्रह करती है कि वह उसके साथ आए, ताकि यह साबित हो सके कि इसे दोहराया जा सकता है, कि पोर्टल यात्रा का एक तरीका है। जेम्स अनिच्छा से सहमत हो जाता है और पहले कदम रखता है। अन्ना थोड़ी देर बाद उसका अनुसरण करती है। दूसरी तरफ जेम्स खुद को मैदान में पाता है, लेकिन अन्ना को प्रकट होने में काफी समय लगता है
और जब वह आती है तो कुछ गलत हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी पोर्टल इकाई द्वारा प्रभावित अन्ना खून बहा रही है और अपनी आवाज में नहीं बोल रही है, बिल्कुल एडम के दर्पण वाले रूप की तरह। वह जेम्स का सिर पकड़ लेती है और अपनी नंगी हाथों में अदृश्य शक्ति का उपयोग करके उसके खोपड़ी को खून और मांस के छींटों में विस्फोट कर देती है। फिर अन्ना या जो कुछ भी अब उसके अंदर है एक आने वाली आपदा का संकेत देती है, जो खुद पोर्टल्स से भी कहीं ज्यादा भयंकर है, संभवतः मानवता का अंत। फिल्म का संदेश लगता है कि जो आप चाहते हैं उसके लिए सावधान रहें। जब लोगों को उनकी खोजों के खतरों की चेतावनियां मिलती हैं तब भी वे नहीं रुकते। कौन जानता है कि जिज्ञासा कहां ले जाएगी।